तो योद्धाओं, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2024 मंथ का छत्तीसगढ़ के पूरा करंट अफेयर देखेंगे। लगभग आप इससे मानो कि लगभग आप 100 से 150 क्वेश्चन इससे इस वीडियो से आप कवर कर सकते हो। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप ये पूरा देखो और नोट डाउन करते जाओ। पहला करंट अफेयर क्या है? सुब्रतो मुखर्जी कप 2024। सबसे पहले तो आपको स्टैटिक पोर्शन में ये पता होना चाहिए कि सुब्रतो मुखर्जी कप क्या है। ये हमारे राज्य का स्टेट लेवल फुटबॉल चैम्पियनशिप है, स्टेट लेवल फुटबॉल चैम्पियनशिप। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? इस साल जगदलपुर में आयोजित हुआ। और जीता कौन? बस्तर जोन। तो कहाँ पे हुआ? बस्तर में हुआ। जीता कौन? बस्तर ही जीता। तो जहाँ पे हुआ उसी ने जीता। तो ये फैक्ट है, कहाँ पे हुआ? बस्तर में। और जीता कौन? बस्तर ही। क्या चीज़ है ये? सुब्रतो मुखर्जी कप क्या है? स्टेट लेवल फुटबॉल चैम्पियनशिप है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, स्टेट लेवल। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है सेकेंड वाला, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये एक अभियान है जो नशे के विरुद्ध राजनांदगांव जिले में चलाया गया था। तो इस अभियान को जो राजनांदगांव जिले में चलाया गया था, इसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कौन सा जिला हो गया? राजनांदगांव। ये उसके बाद है थर्ड करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाला खोले जाएंगे। ये हमारे स्टेट के जो डिप्टी सीएम हैं और जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, माननीय विजय शर्मा जी बोले थे, एक स्टेटमेंट था उनका कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पिंक थाला खोले जाएंगे। तो कौन से, अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा कि कितने ज़िले में घोषित किया गया है, 1 जिला, 2 जिला, 5 जिला और ऑल ऑफ द वेब या फिर सभी जिला, तो सभी जिला मुख्यालय में ये खुलेगा आपका पिंक थाना। उसके बाद है दमयंती सोनी का नाम बहुत प्रोमिनेंट आया था। हमारे मुख्यमंत्री जी इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। तो दमयंती सोनी कौन है? इनको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? जेसीबी दीदी। जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर है। और ये कौन से जगह से संबंधित है? राजनांदगांव जिले से संबंधित है। तो जेसीबी दीदी का नाम क्या है? दमयंती सोनी। कौन से जिला से हैं? तो राजनांदगांव जिला। तो 3 चीज़ क्या होना चाहिए पता आपको? जेसीबी दीदी के नाम से कौन फेमस है? दमयंती सोनी। कहाँ की है? राजनांदगांव जिला। तो यहाँ पे राजनांदगांव जिला से क्या क्या फैक्ट आ गया? एक युद्ध नशे के विरुद्ध में कहाँ पे चलाया गया है? राजनांदगांव में चलाया गया था, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। तो ये दमयंती सोनी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है लखुर्री ग्राम। लखुर्री ग्राम बीच में भी काफ़ी फेमस हुआ था। ये कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले में लखुर्री ग्राम पड़ता है। क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि यहाँ पे ना एक तालाब को क्लीन कर रहे थे। तो तालाब का क्लीन कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ मिली। बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ तालाब के अंदर से मिलना शुरू हुआ। तो ये जो ग्राम है, ये गांव बहुत फेमस हुआ उसके कारण। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐतिहासिक तालाब में प्राचीन मूर्तियों का भंडार कौन से तालाब में कहाँ पे मिला है? लखुर्री ग्राम में। ये कहाँ पर है? जांजगीर चांपा जिले में। तो ये करंट अफेयर पता होना चाहिए। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू हुआ था। एक पेड़ माँ के नाम, ये भी बहुत छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया में बहुत फेमस हुआ ये अभियान, जिसके तहत पूरे इंडिया में बहुत करोड़ों 140 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रख लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को, इस अभियान का शुरुआत किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कब शुरू किया? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। उसी क्रम में इस अभियान के तहत देश में सितंबर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल के मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने हैं, इसका टारगेट है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? छत्तीसगढ़ में ये कंट्रीब्यूशन रहा कि 4 जुलाई 2024, ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना, 4 जुलाई 2024 को क्या हुआ? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्या किया? ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहाँ के हैं? कुनकुरी की जगह के हैं। ये कुनकुरी विधानसभा से जीते हैं। तो कुनकुरी विधानसभा कहाँ पे है? सरगुजा संभाग में आता है, जसपुर जिला में। तो वहाँ पे एक पौधा मिलता है, दहीमन पौधा। ये क्या होता है? औषधि गुणों से बहुत ही औषधि गुण इसमें होते हैं, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध पौधा है, दहीमन पौधा।
तो ये मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की थी? 4 जुलाई 2024 को ये पौधा को रोपा था। कहाँ पे जो रोपे थे? नया रायपुर में। नया रायपुर में एक जगह है, वहाँ पे इस पौधे को रोपित करके इस अभियान की शुरुआत किए थे। इसके बाद ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये डेट याद रखना। और सेकंड डेट क्या याद रखना है आपको? 11 जुलाई 2024। इस दिन को क्या हुआ? राज्य स्तरीय वन महोत्सव, राज्य स्तरीय वन महोत्सव या फिर राज्य स्तरीय वन महाअभियान, दोनों बोल सकते हो आप, कब शुरुआत किया गया? 11 जुलाई 2024 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्य स्तरीय वन महाअभियान या महोत्सव का शुरुआत कब शुरू किया गया? 11 जुलाई 2024 को। मुख्यमंत्री ने कब शुरुआत किया? 4 जुलाई 2024 को। प्रधानमंत्री ने कब शुरू किया? 5 जून 2024 को। और राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 3.85 करोड़ का पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट करंट अफेयर, भंगाराम माई यात्रा मेला। तो सबसे पहले कि ये कहाँ पे होता है? केसकाल कोंडागांव में। कोंडागांव जिला के केसकाल में हमारा होता है क्या? भंगाराम माई यात्रा मेला। कब होता है? भादो माह में होता है, आप ये याद रखो। कृष्ण पक्ष, भादो माह के कृष्ण पक्ष में होता है। सावन के बाद भादो आ जाता है। सावन अब खत्म हो गया, भादो शुरू हो चुका है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष, किसी भी माह के शुरू में क्या होता है? कृष्ण पक्ष। उसके बाद शुरू होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। और जब पूर्णिमा हो जाता है तो हमारा नया माह शुरू हो जाता है। तो भंगाराम माई यात्रा मेला केसकाल कोंडागांव में होता है, भादो माह में होता है। ये अभी क्यों फेमस हुआ? क्योंकि राज्यसभा सांसद हमारी हैं फूलो देवी नेताम, इन्होंने भंगाराम मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग किया था। संसद में इन्होंने बोला कि भंगाराम माई यात्रा मेला को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलनी चाहिए। और इसको यहाँ पे क्या होता है? भंगाराम देवी की अदालत में सभी देवी देवताओं की पेशी होती है। भंगाराम, ये जो केसकाल कोंडागांव में मेला लगता है, यहाँ पे भंगाराम माई जो है, इनकी कोर्ट लगता है। कोर्ट में क्या होता है? सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं की पेशी लगती है और उनको देखा जाता है कि कौन अपने भक्तों की मांग को पूरा किया, कौन अपने भक्तों की मांग को कितना पूरा नहीं किया, उसके हिसाब से उनको सज़ा भी होती है। तो ये भंगाराम माई मेत्रा एक डिफरेंट टाइप का जजमेंट वाला, एक जज की तरह मेला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट करंट अफेयर, हमारे यहाँ नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। रमन डेका, श्री रमन डेका कौन से राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से। असम राज्य से संबंधित हैं श्री रमन डेका। छत्तीसगढ़ के 8वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। यहाँ पे ये याद रखना, छत्तीसगढ़ के पदानुसार कितने क्रम के होंगे? 8वें क्रम के। और क्रमानुसार बोलोगे तो 10वें होंगे। क्यों? दो कार्यवाहक, रामनरेश यादव और एक पटेल जो हैं, वो हमारे यहाँ कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं 2। तो ओरिजिनल हमारे कितने हो गए? 8 हैं, लेकिन 2 और जोड़ोगे तो ये 10वें हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या याद रखना है? 8 ही याद रखना है। 2 कार्यवाहक को आप अलग से याद रखो और 2 को ऐड करके 10 रख लो। तो रमन डेका के बारे में आप एक और फैक्ट याद रखना कि ये असम के नवाचार एवं रूपांतरण आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये फैक्ट भी आप इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ के गेवरा और कुसमुंडा खदान जो कोरबा में है, ये काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया लेवल पे कोल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया में 10% कोल प्रोडक्शन यहीं से होता है, ये बोलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों की एक रैंकिंग निकली थी। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों की एक रैंकिंग निकली थी, जिसमें से भारत के जो टॉप 10 इंटरनेशनल लेवल के टॉप 10 की लिस्ट में 2 इंडिया से थे। और ये दोनों कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ से भी कहाँ से? कोरबा से। और ये दोनों का नाम क्या है? एक गेवरा और एक कुसमुंडा। तो विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 खदानें शामिल हैं। worldatlas.com द्वारा जारी सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान इसने हासिल किया है। ये 2 खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं और भारत के कुल कोयला उत्पादन का 10% यहीं से उत्पादन होता है।
तो ये रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। गेवरा कौन सा रैंक है इसका इंटरनेशनल लेवल पे, सेकंड, और कुशमुंडा का क्या है, फोर्थ। ये इंटरनेशनल लेवल पे है ना, इंडिया के लेवल पे नहीं। इंडिया के लेवल पे टॉप 10 में 2 ही खदान का नाम आया है, और ये वही 2 खदान कौन से हैं, यही है, गेवरा और कुशमुंडा, और ये दोनों हमारे छत्तीसगढ़ में ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना भी बोला जाता है। तो आपके ये क्वेश्चन जो है, आप ये मानो कि ये प्री में भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी अलग से इम्पॉर्टेंट है। पेपर नंबर 7 पार्ट 1 जिसमें स्कीम्स के बारे में आता है, या फिर इसको आप पेपर नंबर 5 इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप अगर अलग से कॉपी बनाए होगे जिसमें सारे योजनाओं के बारे में लिखते होगे, तो वहाँ पे यहाँ ये योजना को लिख सकते हो, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना। कब शुरू हो गया था, 2013 में ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, कौशल विकास और ऋण योजनाओं तक शहरी गरीबों की पहुंच को विस्तृत और सार्वभौमिक बनाना। इसका प्रयत्न होगा कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बाजार आधारित नौकरियों, स्वरोजगार तथा पूंजी तक शहरी गरीबों की पहुंच को सुलभ बनाना। मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय शहरी है आजीविका, लाइवलीहुड सुनिश्चित करता है, शहरी गरीबों का लाइवलीहुड को सुनिश्चित करता है। तो अगर आजीविका देना है तो क्या दे सकते हैं, एक तो या तो उसको नौकरी दे सकते हो, या तो अगर खुद का रोजगार करना चाहता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप दे सकते हो, स्वरोजगार दे सकते हो। अगर दोनों के लिए जो ज़रूरी है होता है, क्या होता है, कौशल स्किल की ज़रूरत होती है। तो अगर वो खुद का रोजगार चाहता है तो उसको क्या चाहिए होगा, लोन चाहिए होगा अपना काम को शुरू करने के लिए। स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वो शुरू करने के लिए उसको पूंजी की ज़रूरत होगी। तो पहले क्या करेंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद उसको बैंक से लोन देने की भी सुविधा देने की प्रयास करेंगे। और अगर वो स्वरोजगार न चाहता हो, कहीं नौकरी चाहता हो, तो नौकरी वो जिस क्षेत्र में चाहता है उस क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण देंगे, स्किल देंगे, जैसे ITI होता है, और उसको स्किल देके उसको फिर नौकरी में हेल्प करेंगे। तो ये उद्देश्य क्या है, शहरी गरीबों को, शहरी क्षेत्र के जो गरीब हैं उनको क्या करना, बाजार आधारित रोजगार मदद करना और स्वरोजगार के लिए पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करना। और उसके लिए क्या करना है हमको, कौशल प्रशिक्षण मतलब स्किल डेवलपमेंट। तो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य होता है। कब शुरू हुआ, 2013 में। ये क्यों अभी फेमस हुआ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को इस स्कीम के तहत 5 अवार्ड मिले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने अवार्ड मिले हैं, ये अलग से लिख लेना। पुरस्कार इस 2024 में इस योजना को छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिले हैं। कैसे, भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी और प्रदेश के 4 नगरीय निकाय, सूडा और 4 नगरीय निकाय, टोटल कितने हो गए, 5। कौन से नगरीय निकाय हैं, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा। मतलब ये आप ये मानो कि ये एकदम सीक्वेंस में है। अगर आप रायपुर से रेल में बैठोगे तो पहला स्टेशन क्या आएगा, भाटापारा, उसके बाद दूसरा स्टेशन क्या आएगा, बिलासपुर, उसके बाद तीसरा स्टेशन आएगा चांपा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आएगा रायगढ़। तो ये सीक्वेंसली आप याद रखो, भाटापारा से स्टार्ट करो और ये आपके हो जाएंगे। ये 4 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया। टोटल 5 पुरस्कार हैं, 1 सूडा और 4 नगरीय निकाय। तो आपने करंट अफेयर भी देखा इसका और एक स्टैटिक पोर्शन भी देखा। तो क्या क्या श्रेणी में अवार्ड मिला है, 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर को फर्स्ट, 3 लाख की जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ को फर्स्ट, 1 लाख की जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा को फर्स्ट, 50,000 की श्रेणी में चांपा को सेकंड, और राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, 3rd पोजीशन है। तो इस तरीके से हमारे 5 अवार्ड हो गए। तो ये 5 अवार्ड आपको पता होना चाहिए और इसको आप स्टैटिक को भी याद रखोगे। उसके बाद अभी NTPC सीपत बहुत फेमस हुआ था। NTPC सीपत हम लोग जानते हैं कि NTPC के हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में 3 जगह प्रोजेक्ट है। एक है कोरबा में, सेकंड है लारा में मतलब रायगढ़ में, और तीसरा प्रोजेक्ट है सीपत में मतलब बिलासपुर में।
तो ये बिलासपुर वाला जो सीपत का प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग जानते हैं अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। तो ये विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है। तो ये आप याद रखना कि विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है, एनटीपीसी सीमत में बनने वाला है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम लोग एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं तो इस तकनीक का प्रयोग करके प्लांट की दक्षता को 46% तक, मतलब इफ़िशियंसी जो होती है वो 46% आ जाएगी हमारी, 46%। जो नॉर्मली आप देखोगे किसी भी पावर प्लांट की जो इफ़िशियंसी है वो 32% होता है। इफ़िशियंसी बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, कोयला को जलाने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो घट जाएगी, जिससे कम कोयला कंबंसन में, दहन में ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारे पॉल्यूशन में भी कंट्रोल होगा। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये भी स्कीम है, इसको अभी आप मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्या स्कीम है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। ये योजना आप बहुत कम ही लोग सुने होंगे। हम लोग हिस्ट्री में जयप्रकाश नारायण के बारे में काफ़ी पढ़ते हैं। ये कब थे, 1942 में, जब क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय ये अंडरग्राउंड होके भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। तो उस समय के ये जयप्रकाश हैं, इन्हीं के नाम पे लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना 2008 में शुरू किया गया था। तो 2008 में शुरू हुआ था, तो ये अभी क्यों फेमस हुआ, तो ये 2008 में हम लोग जानते हैं श्री रमन सिंह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो शुरू किए थे, मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम थी। उसके बाद 2018 में कका आए और कका ने इस स्कीम को बंद कर दिया, और अब कका के बजाय अब फिर साय सरकार आ गई है, उन्होंने फिर से ये स्कीम को शुरू किया। ये स्कीम क्या है कि मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी, मतलब क्या है, 1974 में 75 में जो आपातकाल लगा था हमारे इंडिया में, श्रीमती इंदिरा गांधी जो लगाई थी, उस समय आपातकाल में बहुत सारे जो नेता थे वो जेल में गए थे, क्योंकि इमरजेंसी के विरोध किए थे। तो इमरजेंसी के विरोध को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कानून लाया था, मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। अगर किसी को आपने गिरफ्तारी किया तो कोई अदालत में चैलेंज नहीं होगा, उसको सीधा थाना में, जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी मीसा कानून के तहत जो बंदी बनाए गए थे उनको मीसा बंदी कहा गया था। इसी मीसा कानून के विरोध में श्री लालू यादव जो हैं, लालू यादव, इन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था। तो एक बेटी है मीसा देवी, कौन है, लालू यादव की बेटी। इसी मीसा कानून के विरोध में उन्होंने ये नाम रख दिया था। तो उस समय जो लोग जेल गए थे उनको सम्मान देने के लिए उनको मीसाबंदी बोला गया, और उनको लोकतंत्र सेनानी भी बोलते हैं। तो उनको पेंशन गवर्नमेंट देती है, उस समय जेल गए थे तो अभी उनको पेंशन देती है। तो उनको पेंशन कितना मिलता है, उनके सज़ा के हिसाब से पेंशन मिलता है। अगर कोई कम सज़ा पाया है तो कम पेंशन मिलेगा, ज़्यादा देर सज़ा पाया है तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा। अगर उस समय किसी को 1 माह तक का जेल हुआ था तो उसको कितना रुपये मिलेगा, 8,000 रुपये प्रति माह। अगर उसको 5 माह तक का जेल हुआ था तो 15,000 रुपये प्रति माह, और 5 माह से अधिक का जेल हुआ था तो 25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। तो अभी क्या हुआ, क्या 2018 में ये बंद हो गया था। 2018 में 430 लोकतंत्र सेनानी जिंदा थे। उस समय करीब करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती थी। सम्मान राशि बंद होने से लेकर 2018 में बंद हुआ है, और ये अभी फिर से शुरू कब होगा, 2024 से। 2024 के कौन सा डेट, 1 नवंबर 24 से। तो इस बीच जितना पैसा उनको नहीं मिला है वो पूरा एरियर्स के रूप में, एरियर्स मतलब पिछला बकाया जो होता है उसको जब गवर्नमेंट देती है तो उसको बोलती है एरियर्स। तो सम्मान निधि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने की अवधि की एरियर्स राशि 1 नवंबर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो ये आपको लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना, ये आप मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रखना, जहाँ स्कीम लिखते हो वहाँ पे भी लिख सकते हो इसको।
फिर नेक्स्ट है घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी। कब शुरू किया गया है? 16 जुलाई 2024 को। ये डेट भी आपको याद रखना है। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी 16 जुलाई 2024 को। कौन शुरू किए हैं? माननीय श्री केदार कश्यप द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? बीजापुर जिला प्रशासन में। ये हर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये सिर्फ बीजापुर में शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2024 को केदार कश्यप जी ने शुरू किया है घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी में। इसमें क्या होगा? जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब क्या है? अगर वहाँ बीजापुर के ज़िले में अगर कोई बोलता है, सभी घरों से पूछेंगे कि आपको कौन सा पुस्तक अच्छा लगता है, तो उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी मनपसंद साहित्यकारों के हिसाब से उनको 10 पुस्तक दिया जाएगा। और इसके लिए नीति आयोग से प्राप्त राशि का प्रयोग किया जाएगा। नीति आयोग से प्राप्त राशि से इस योजना का संचालन किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि इसका पहले स्कीम चल रहा था, 5 साल उसकी अवधि ख़त्म हो गई थी इस योजना की, तो फिर से इसको एक्सटेंशन मिला है। अभी फिर से रिन्यू होते हुए कुछ नए एरिया को कवर करते हुए फिर से शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन से संबंधित है, जो अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है और वहाँ पे पर्यटन को विकसित करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए छत्तीसगढ़ से? बिलासपुर और जगदलपुर, ये दोनों आप याद रखो। बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। जसपुर के मयाली बगीचा के विकास के लिए इसे उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य स्थल में शामिल किया गया है। सूरजपुर जिला में जो कुदरगढ़ मंदिर है, उसको धार्मिक स्थल के कायाकल्प के लिए इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो 4 जगह का नाम आपको क्या याद रखना है? स्वदेश दर्शन 2.0 में बिलासपुर और जगदलपुर, और मयाली बगीचा भी है, इसमें चुनौती आधारित गंतव्य स्थल में शामिल हुई है। और सूरजपुर का कुदरगढ़ मंदिर जो है, ये भी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम, मतलब तारामंडल। तारामंडल कुछ नहीं, अब हम लोग को आसमान में तारा देखना है तो हर समय नहीं दिख सकता वो, और हम लोग अगर खगोल शास्त्र को समझना है तो हमको खगोल विद्या का ज्ञान होना चाहिए कि खगोल में क्या क्या तारे हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, हमारा सूर्य कैसा है, हमारा पृथ्वी कहाँ पे उसके अराउंड घूमता है, ये कैसा होता है। ये सब कुछ सीखने के लिए अगर स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिकल मोड में दिखाया जाए तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे शुरू किया गया है? डिजिटल प्लेनेटोरियम दंतेवाड़ा में, ये आपको पता होना चाहिए। कौन शुरू किया है? दंतेवाड़ा शुरू किया है। खगोल विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं में रुचि और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक टॉकीज़ की तरह होगा। आप ये मानो कि आप फिल्म देखने पीवीआर जाते हो, उसी तरीके से सारे बच्चों को पीवीआर में लेके जाया जाता है, और पीवीआर में सामने स्क्रीन होता है, और ये स्क्रीन सिर्फ सामने नहीं होता है, ये 3D टाइप का होता है। सामने से होते हुए हमारे ऊपर भी, ये छत में भी ये स्क्रीन फैला होता है, और एक पूरा गोल स्क्रीन होता है जिसमें पूरा आपको सन से लेके पृथ्वी सब आपस में एक दूसरे से घिरते हुए नजर आएंगे। उसके बाद है शिव कुमार साहू, जिनका उपाधि इन्होंने अपने आप को दिया है दीपक। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के मशहूर अभिनेता हैं, एक्टर हैं ये। दीपक कुमार साहू, शिव कुमार साहू एक्टर हैं। कहाँ से हैं? दुर्ग से हैं। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। निधन हो गया। दीपक उपाधि इनको कौन दिया था? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें दीपक की उपाधि दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। शिव कुमार साहू कौन थे? अभिनेता थे, दुर्ग से। इनका निधन हो गया। दीपक की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इनकी क्या उपलब्धि है? 50 से अधिक छत्तीसगढ़ी फिल्म, जैसे कहीं देबे संदेश, घर द्वार, हिंदी फिल्म में, भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। तो ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित कलाकार हैं, अभिनेता हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। केदार कश्यप कौन है? ये छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मंत्री हैं। केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के नए संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं।
ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नए संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं और ये संसदीय कार्य मंत्री के कुछ काम होते हैं वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो छत्तीसगढ़ में इनसे पहले कौन थे संसदीय कार्य मंत्री? बृजमोहन अग्रवाल थे। बृजमोहन अग्रवाल, अब जान रहे हैं हम लोग कि इन्होंने मंत्री पद और विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे के ये सांसद बन गए हैं। तो इनके जगह में पद खाली हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? केदार कश्यप। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये खुड़िया डैम तो आप सुने होंगे, मनियारी नदी में बना है। तो खुड़िया कहाँ पे हो गया? मुंगेली में, लोरमी ब्लॉक पड़ता है। तो ये क्या, क्यों इसमें शामिल हुआ? ये स्मार्ट और इंटेलिजेंस विलेज बनेगा। खुड़िया स्मार्ट और इंटेलिजेंस विलेज बनेगा। इसमें क्या होगा? 5G इंटेलिजेंस सिस्टम बनेंगे। ग्रामीणों को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का इससे लाभ मिलेगा। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंस विलेज छत्तीसगढ़ में कहाँ पे बनेगा? अगर कोई पूछा तो क्या बोलोगे आप? खुड़िया। ये खुड़िया कहाँ है? मुंगेली लोरमी ब्लॉक में। फिर है लिंगेश्वरी लिंगई माता मंदिर। लिंगेश्वरी या फिर लिंगई माता मंदिर, ये कहाँ पर है? आलूर पहाड़ी, फरसगांव, कोंडागांव। तो आपको यहाँ पे 2 करंट अफेयर क्या मिल गया कि लिंगाई माता मंदिर कहाँ पर है? आलूर पहाड़ी, फरसगांव, कोंडागांव में। अब दूसरा क्या क्वेश्चन बन गया कि आलूर पहाड़ी कहाँ पे है? आलूर पहाड़ी है कोंडागांव, फरसगांव में। यहाँ ये क्या हुआ? यहाँ पे शिवलिंग की स्त्री रूप में पूजा होती है। लिंगेश्वरी, देखो लिंगई, लिंगेश्वरी, लिंग भी है और ईश्वरी भी है, स्त्रीलिंग कर दिया गया है लिंग का। तो यहाँ पे शिवलिंग की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पे निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये लिंगई माता मंदिर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है, हम लोग जानते हैं 2020 में छत्तीसगढ़ नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। श्री कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया था, जो छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। इसमें क्या है? पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? 10+2 मतलब 10वीं, पहली से लेके 10वीं तक ये 10 होता था और 11वीं प्लस 12वीं ये 10+2 मोड होता था। इसके जगह में नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है? 5+3+3+4। आप नई शिक्षा नीति पढ़े होगे तो समझे होगे। 5+3+3+4 कितना हो गया? 4 3 7 3 10 5 15 और यहाँ पे कितना था? 10 2 12। यहाँ 12 साल का स्कूल मानते थे, यहाँ पे 15 साल का स्कूल मानते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का क्या हो गया? तो आप यहाँ पे 10+2 में स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट होता था? 6 वर्ष के जब आप शुरू होते थे तब आप सीधे पहली में एडमिशन लेते थे तो स्कूलिंग माना जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ? 3 साल के जब आप हो गए तो आप नर्सरी जाते हो, नर्सरी में, और 3 साल से लेके 6 साल तक जिसमें KG क्लास, नर्सरी, KG1, KG2 पढ़ते हो, उसके बाद आप पहली जाते हो। तो ये 3 साल कहाँ गुजारे? नर्सरी, KG1, KG2, उसके बाद आप पहली जाओगे। 6 साल की उम्र में आप पहली जाओगे। पहले क्या होता था? 6 साल में सीधा आप पहली चले जाते थे, स्कूल में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब 3 साल के हो गए तो भी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, KG और नर्सरी में आपको। तो यहाँ पे 3 साल मतलब 5 साल में, शुरू का 5 साल क्या हो गया? नर्सरी, KG1, KG2, उसके बाद पहली, उसके बाद दूसरी। तो ये हो गया आपका 5 साल। उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये क्या हो गया? 3 साल। उसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये क्या हो गया? 3 साल। और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये क्या हो गया? 4। तो इस तरीके से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मेंस में तो हम लोग पढ़ते ही हैं इसको डीप में, और इस साल तो एसे में भी आया था ये। तो उसमें क्या हो गया है? अब मातृभाषा में शिक्षा देना भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। जो जहाँ का है, जो गोंडी पर जानता है वहाँ का गोंडी में ही 5वीं तक के लिए बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का एक प्रावधान है। अब सरकारी स्कूल में 6 की जगह 3 साल की उम्र में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मनीष श्रीवास्तव। कौन है ये मनीष श्रीवास्तव? हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष
वर्ग हॉकी के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो ये मनीष श्रीवास्तव कौन है? जो हमारे हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता है उसमें मनीष श्रीवास्तव क्या बने हैं? ऑब्जर्वर के रूप में बने हैं, और ये हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कौन है? रूपाली साहू और रीबा बेन्नी। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी, ये कौन है? दोनों तलवारबाजी को क्या बोलते हैं? फेंसिंग। न्यूजीलैंड में संपन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को सिल्वर पदक जीता है इन्होंने। तो रूपाली साहू और रीबा बेन्नी, ये दोनों नाम याद रखना खिलाड़ी का। सबसे इम्पॉर्टेंट ये रीबा बेन्नी को अलग से याद रखना। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी कौन से खेल खेलती हैं? तलवारबाजी, फेंसिंग, इंग्लिश में इसको फेंसिंग बोलते हैं। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में स्टील समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नया रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट है, वहाँ पे हुआ था स्टील समिट। वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट निकल के आया था। क्या था? कि छत्तीसगढ़ के देश के स्टील प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का योगदान 20% है। अगर भारत में 100 किलो स्टील बनता है तो उसमें 20 किलो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनता है। तो ये फैक्ट वहाँ पे बताया गया था, तो ये हमको जानना चाहिए। उड़ीसा के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक छत्तीसगढ़ है। सबसे पहला स्टील प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में, और सेकंड में कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। तो ये फैक्ट है। तो राज्य में बनने वाले स्टील का हम लोग 15% खुद यूज़ करते हैं, और 85% स्टील हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा स्टेट जो छत्तीसगढ़ है ये स्टील प्रोडक्शन के साथ साथ स्टील एक्सपोर्टर भी है। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये मेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक अभियान शुरू हुआ था, संपूर्णता अभियान। अब ये क्या है? नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, जुलाई से 30 सितंबर तक शुरू किया गया है ये संपूर्णता अभियान। कहाँ शुरू किया गया है? बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में इस अभियान की शुरुआत आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने किया है। इसके तहत क्या होगा? जो आकांक्षी जिले हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों पर प्रयास करना, जैसे अधोसंरचना का निर्माण, आर्थिक गतिविधियों का उन्मुखीकरण, जैसे कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस किया जाएगा। तो ये नीति आयोग की पहल है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक शुरू हुआ है। कहाँ पे? बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में। कौन शुरू किए हैं? श्री राम विचार नेताम। तो ये अभियान याद रखो। उसके बाद गरियाबंद क्या फेमस हुआ था? भारत सरकार द्वारा गरियाबंद जिले के जो 99 ग्राम पंचायत हैं, 99 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत सरकार द्वारा किस जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो ये है गरियाबंद जिले में। अब हमारे स्टेट में अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। एक होता है मुख्य बजट, जो हमारे फरवरी मार्च में लागू किया जाता है, 1 अप्रैल से जो लागू होता है नया बजट। तो 2024 और 25 के लिए बजट लाया गया था। उसमें जब भी बजट में थोड़ा पैसा कम पड़ता है या फिर नए प्रोविज़न किए जाते हैं, तो उसके बजट देने के लिए, पैसा अलॉट करने के लिए फिर से बीच बीच में अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो प्रथम अनुपूरक बजट जो है 7,329 करोड़ का लाया गया है। ये साइज आपको पता होना चाहिए। जो प्रथम मुख्य बजट आया था वो 1.47 लाख करोड़ का बजट था। उसमें आप ये 7,329 करोड़ ऐड कर दोगे तो हम लोग का बजट जो है 1.54 लाख करोड़ का बन चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर होगा किसान वृक्ष मित्र योजना। किसान वृक्ष मित्र योजना हमारे काका एक योजना शुरू किए थे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। उसके जगह में ये वाला स्कीम हमारे राज्य सरकार ने शुरू किया है, किसान वृक्ष मित्र योजना। कब शुरू किया गया था ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? 21 मार्च 2024 का। तो इसी का नाम बदल के ये किसान वृक्ष मित्र योजना किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की खाली पड़ी जो ज़मीनें हैं उस पर पौधारोपण कर हरियाली लाना
ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। इसको थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। आप इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट मानना और अपनी कॉपी में अलग से लिखना। इसकी क्या प्रोविजंस हैं? ये किसान वृक्ष मित्र योजना जो है ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही जो हैं उनको अधिकतम 5 एकड़ तक है तो उनकी भूमि पर 5000 पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। 5 एकड़ 5000 पौधे, प्राइस क्या? निःशुल्क। अब देखो सेकंड प्रोविज़न क्या लिखा है? निःशुल्क प्रदान किए एवं उनके रख रखाव हेतु जीवित प्रतिशत पौधों के आधार पर निर्धारित दर पर वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। पौधे तो निःशुल्क दिए भी जाएंगे और उनके रख रखाव के लिए ग्रांट भी दिया जाएगा। तो 5 एकड़ से अधिक अगर भूमि है तो क्या करेंगे? प्रति एकड़, जैसे सपोज 20 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, तो 5 एकड़ तक तो 5,000 पौधे मिलेंगे। 20 एकड़ हैं तो एक एकड़ में कितना देंगे? 1000। तो 20 एकड़ में कितना देंगे? 20,000 पौधे इनको दिया जाएगा। 1000 पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे एवं जीवित प्रतिशत पौधों के आधार पर 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। तो जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ी ज़मीन है, उनको थोड़ा सा अनुदान कम मिलेगा और जिनको पास कम ज़मीन है उनको अनुदान ज़्यादा मिलेगा। तो ये किसान वृक्ष मित्र योजना के प्रोविजंस को आप लिख लेना, ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम है छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे काका ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू किया था, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। तो उसके स्थान पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें? कि इसमें जो पारंपरिक खेलों को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है यहाँ पे पारंपरिक खेल कुछ अलग होते हैं, सरगुजा क्षेत्र के पारंपरिक खेल अलग होते हैं और मध्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल कुछ अलग होते हैं। तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक खेल को तो नहीं मान सकते, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइड डिसाइड किया जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का पारंपरिक खेल क्या है, उसका सर्वेक्षण करेंगे। तो जो जिले जिस खेल की मांग करेंगे वहाँ उन खेलों का आयोजन होगा, क्योंकि बस्तर के पारंपरिक खेल अलग हैं और सरगुजा के पारंपरिक खेल अलग हैं। तो खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़ को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए बजट में 20 करोड़ का अलोकेशन भी किया गया है। तो ये आप इस स्कीम याद रखोगे। तो आप देख रहे हो इस मंथ में हम लोग बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अलग से एक कॉपी भी आप बना सकते हो जिसमें सारे स्कीम्स को आप अलग से लिख सकते हो। तो आपके लिए मेंस के लिए मेंस में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको फिर बार बार अलग से एक योजना को लिखना या खोजना नहीं पड़ेगा, सारी स्कीम्स आपकी एक जगह लिखी हुई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये भी स्कीम है निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, कौन से कोचिंग कराएंगे निःशुल्क में? इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। और ये किन लोगों के लिए है? जो निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए है। निर्माण श्रमिक मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो मिस्त्री कूली बनते हैं, उनके जो निर्माण श्रमिक हैं उनके जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क में कोचिंग प्रदान करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। और इसका विस्तार अभी फ़िलहाल तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई में, तो ये 5 जिलों तक शुरू किया गया है, कक्षाएँ प्रारंभ कर दी गई हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी 5 ही जिले हैं। अभी 5 जिले हैं, बाद में अगर इसका विस्तार होता है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत जो हितग्राही है, जो श्रमिक है, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये आप याद रखो। मैंने ये बताया था राजनांदगांव के बारे में, रिपीट हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया गया है। तो ये राजनांदगांव है। जे भागवत राव इनसे मुख्यमंत्री भी मिले थे। तो जे भागवत राव बहुत फेमस हुए थे। कौन है ये? पावर लिफ्टर हैं, पावर लिफ्ट करते हैं, ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। क्या हुआ था ये? एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो हांगकांग में आयोजित किया गया था, उसमें ये 3 कांस्य पदक जीते हैं।
3 कांस्य पदक। 66 वर्ग किलोग्राम कैटेगरी में श्री भागवत जे भागवत राव कहाँ के हैं? ये भिलाई के निवासी हैं, भिलाई के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के पावर लिफ्टिंग प्लेयर हैं और 3 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये जे भागवत राव के बारे में था। रीवा बेन्नी के बारे में मैंने आपको बताया, अलग से फिर से थोड़ा सा देख लो कि न्यूजीलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप में रायपुर की रीवा ने देश को रजत पदक जिताया है। तो ये रीवा बेन्नी है। छत्तीसगढ़ में 4 नए रेल परियोजनाओं के बारे में, नए रेल परियोजना शुरू होने के संकेत मिले हैं। इनको केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा 240 किलोमीटर, अंबिकापुर बरवाडीह परियोजना 200 किलोमीटर, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, इसको भी क्लियरेंस मिल गया। रावघाट जगदलपुर परियोजना 140 किलोमीटर, ये अभी पढ़ते हैं, इसको भी क्लियरेंस मिल गया। खरसिया से लेके नया रायपुर परमल कसा परियोजना 277 किलोमीटर, इसको भी परमिशन मिला गया। तो ये आपको चारों रेल परियोजना के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है PM श्री योजना, मेंस में पेपर 7 पार्ट 1 और पार्ट 3 तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। PM श्री योजना, इसका फुल फॉर्म सबसे पहला तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 19 फरवरी 2024। तो ये स्कीम भी आप लिखना अलग से, 19 फरवरी 2024 को ये स्कीम शुरू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के PM श्री स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, सभी जितने भी PM श्री स्कूल बनेंगे उनमें सोलर प्लांट लगेंगे। और इसकी जिम्मेदारी कौन किसको दी गई है? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है, कौन वो संस्था है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा को सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल को PM श्री स्कूल बनाया गया था। सेकंड स्टेज में शायद किसी को नहीं बनाया गया। थर्ड स्टेज जो था, तीसरा चरण, उसमें 52 स्कूल को और शामिल कर लिया गया। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण तक 263 स्कूल शामिल हैं। भविष्य में अगर एक आध और चरण आया तो और स्कूल शामिल हो सकते हैं, लेकिन जुलाई 2024 में जब मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये 263 स्कूल इसमें शामिल हो गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो स्कूल हैं उनका डेवलपमेंट होता है, मॉडल स्कूल की तरह विकसित किए जाते हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट लैब, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, खेल की सुविधाएं, लाइब्रेरी, बहुत सारी लैब्स, हाईटेक लैब्स, तो ये सब बनाया जाता है जो नॉर्मल स्कूल में नहीं होता है। हर स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए दिया जाएगा जो इस फैसिलिटी को डेवलप करेंगे। तो ये हो गया PM श्री स्कूल। अब 3 नए जो आपराधिक कानून हमारे इंडिया में लागू किए गए हैं, जो कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 को लागू किया हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, तो ये 3 जो कानून हैं इसके बारे में आप पढ़ना, और किसको रिप्लेस करते हुए हैं ये भी आपको पढ़ना है। और इसके ऊपर क्यों इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में इसका पहला केस कहाँ पे दर्ज हुआ? इस कानून के तहत कवर्धा में पहला केस दर्ज हुआ, दूसरा केस रायपुर में दर्ज हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसान वृक्ष मित्र योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया। नया रायपुर जो है, हमारे रायपुर में, नया रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया गया है, CBD रेलवे स्टेशन। CBD कुछ नहीं, वहाँ पे बिजनेस सेंटर है। नया रायपुर में एक जगह का नाम है CBD, वहाँ पे नया रायपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन मेट्रो की तर्ज पर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन होगा, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन जो मेट्रो की तर्ज पर बनेगा। इस स्टेशन में केवल ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह होगा। बाहर से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखेगा, अंदर में ये आपको रेलवे स्टेशन दिखेगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारे दुकानें भी खुलेंगी इस जगह में। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद NIT रायपुर, ये क्यों फेमस हुआ? छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब, छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब जो बनेगा, कहाँ पे बना है? NIT रायपुर में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब में क्या होता है? तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सारी चीज़ें बन रही हैं और ये हमारे न्यू एज टेक्नोलॉजी है।
तो न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ से इंजीनियर बनते हैं वहाँ पे लैब होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहला लैब होगा NIT रायपुर में। सेकंड है, अब देखो क्या, शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम अन्न योजना। तो श्रमिक जो होते हैं उनको अन्न खिलाने के लिए ये योजना बनाया गया है। तो श्रम किनके नाम पे है? शहीद वीर नारायण सिंह। संचालन कौन करता है? छत्तीसगढ़ का उद्योग विभाग। योजना अंतर्गत श्रमिकों को चयनित स्थलों पर जहाँ पे ये योजना चल रहा होगा वहाँ पे भोजन केंद्रों में 5 रुपये में उनको भोजन कराया जाएगा। तो श्रमिकों को 5 रुपये में भोजन कराने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। अब बलौदा बाजार भी कुछ अभी फेमस हुआ था। बलौदा बाजार में क्या है? साथी बाजार खोलने की प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की केंद्रीय कोऑपरेटिव नाफेड के माध्यम से बलौदा बाजार जिले में साथी बाजार की स्थापना की जाएगी। तो अगर आपको बोले नाफेड साथी बाजार की स्थापना कौन से ज़िले में कर रहा है, तो वो है बलौदा बाजार। अब ये साथी बाजार में होता क्या है? इसमें मॉडर्न रिटेल आउटलेट जो कॉम्प्लेक्स की तरह होगा, आप ये मानो कि ये मॉल है, ये मॉल आउटलेट होंगे, फूड कोर्ट होगा, एंटरटेनमेंट जोन होगा, एग्री मॉल होगा, माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी होगी, कृषि सहायता केंद्र भी खुलेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी उनको साथी बाजार में मिलेगा और ये कहाँ खुलेगा? बलौदा बाजार में। अब जो हमारे छत्तीसगढ़ के ट्रेजरीज होते हैं, ये गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक होता है ट्रेजरी कोषालय, जहाँ से सभी विभागों को पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर दिया गया है, ई बिल की फैसिलिटी शुरू कर दी गई है, जो जुलाई 2024 में शुरू हो चुका है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ट्रेजरी हैं, कोषालय हैं, वहाँ से ई बिल फैसिलिटी शुरू हो गई है। और ये कब से शुरू हुई है ई बिल फैसिलिटी? जुलाई 2024 से। अब मैन पार्ट भी अभी थोड़ा फेमस हुआ था, जो कहाँ पे है? सरगुजा जिले में। देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 415 फीट का कहाँ पे बनेगा? मैन पार्ट पे। कृषक पशु कानून अभी पारित हुआ है, तो ये आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 1 छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था के बारे में आप ये पढ़ोगे तो आपके मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कृषक पशु कानून ये क्या है? छत्तीसगढ़ में गोवंश तस्करी को रोकने हेतु 20 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया है। इस 20 साल पुराने कानून में बदलाव क्या किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गो तस्करी से जुड़ी कथित नियमों में बदलाव करते हुए अब पशुवध, मांस रखने और अवैध तरीके से गोवंश का परिवहन करने पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकता है? कितने साल की सज़ा इस कानून के तहत हो सकती है? तो 7 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना। गोवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप एक गोवंश को दूसरे जगह लेके जा रहे हो तो आपको पहले अधिकारियों से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जिस गाड़ी में लेके जा रहे हो उसमें आप फ्लैक्स लगाओगे कि मैं इस गाड़ी से पशुओं का परिवहन हो रहा है। अगर अवैध मिला है तो गाड़ी को जब्त कर लेंगे। तो ये कृषक पशु कानून है। उसके बाद है कोनी बिलासपुर में क्या हुआ है? MSME मंत्रालय द्वारा MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना किया जाएगा। एक स्टेटमेंट है हमारे CM साहब का। CM साहब ने बोला था कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026 तक 96% घरों में पेयजल की सुविधा पहुंचा दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इस मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ है, जो आपके प्री और मेंस को दोनों को कवर करते हुए रहेंगे। आप ये मानो कि इस वीडियो से आप आराम से 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मेंस के लिए 20 से 25 नंबर के कंटेंट तैयार कर सकते हो। इसको नोट डाउन करना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।